Good morning, everyone. Hello, guys. My name is Yashpal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida. Today is my class, Political Science. आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 4 यूनियन एग्जीक्यूटिव जो आर्टिकल 110 जो न्यू टॉपिक है मनी बिल। तो मनी बिल के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि मनी बिल क्या होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। तो लिसन केयरफुली कि आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया कि आर्टिकल 109 कहता है कि सब क्लोज 1 कि ये मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कि धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। सब क्लोज 2 सेज कि आफ्टर ए मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल it shall be transmitted to the Council of States for its recommendations, and the Council of States shall within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill return the bill to the House of the People with its recommendations, and the House of the People may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the Council of States कि आर्टिकल 109 का सब क्लोज 2 ये कहता है कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। आर्टिकल 109 का सब क्लोज 3 इफ़ द हाउस ऑफ द पीपल accepts any of the recommendation of the Council of States, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses with the amendments recommended by the Council of States and accepted by the House of the People कि सब क्लोज 3 कहता है कि यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। सब क्लोज 4 109 का सब क्लोज 4 कहता है कि इफ़ द हाउस ऑफ द पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल विदाउट एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कि सब क्लोज 4 कहता है कि यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। सब क्लोज 5 इफ़ ए मनी बिल पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल एंड ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स रिकमेंडेशन इज नॉट returned to the house of the people within the said period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by both houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the house of the people कि आर्टिकल 109 का सब क्लोज 5 कहता है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त
14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसी प्रकार आर्टिकल 110 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करता है कि ये क्या है कि सब क्लोज 1, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। ये कहता है कि इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात सब क्लोज ए, दी इम्पोजिशन, एवोल्यूशन, रिमिशन, एलट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, बी पॉइंट, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी guarantee by the government of India or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the government of India। तो सब क्लोज ये कहता है कि द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, एलट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन या विनियमन। बी पॉइंट, the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the government of India or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the government of India। बीप कहता है कि भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। सी पॉइंट कहता है द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विदड्रॉवल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड। सी पॉइंट कहता है कि भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। डी पॉइंट कहता है कि दी एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। ई पॉइंट कहता है द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड on the consolidated fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure, कि भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। एफ पॉइंट कहता है कि द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the union or of a state, कि उपखंड कै से उपखंड चय में निर्दिष्ट किसी विषय या आनुषंगिक कोई विषय। सब क्लोज 2 कहता है कि 110 का सब क्लोज 2, ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द imposition of it fines or other pecuniary penalties or for the demand or payment of fees for licenses or fees for services rendered or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purpose। आर्टिकल 110 का सब क्लोज 2 कहता है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धन्य शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन
का उपबंध करता है। सब क्लोज 3 कहता है कि इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल देयर ऑन शैल बी फाइनल। कि सब क्लोज 3 कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। इम्पोर्टेंट सब क्लोज 3 है कि इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल देयर ऑन शैल बी फाइनल। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। 4 पॉइंट कहता है कि देयर शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी मनी बिल व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 109 एंड व्हेन इट इज़ presented to the president for assent under article 111, the certificate of the speaker of the house of the people signed by him, that it is a money bill। कि जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्लोज 3 एंड 4। तो सब क्लोज 4 कि देयर शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी मनी बिल व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 109 एंड व्हेन इट इज़ presented to the president for assent under article 111, the certificate of the speaker of the house of the people signed by him, that it is a money bill। जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। आर्टिकल 111 असेंट टू बिल विधेयकों पर अनुमति कि व्हेन ए बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, व्हेन ए बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, it shall be presented to the president and the president shall declare either that he assents to the bill or he withholds assents therefrom। कि जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ ए बिल ऑफ फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट ए मनी बिल to the houses with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will reconsider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned, the houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the houses with or without amendment and presented to the president for assent, the president shall not withhold assent therefrom। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किसी विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टता किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके
बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। द प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें क्या कहता है कि सब क्लोज 1 कहता है, 112 का सब क्लोज 1 कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid before both the houses of parliament a settlement of the estimate receipts and expenditure of the government of India for that year in the part referred to as the annual financial statement। कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। सब क्लोज 2 द एस्टीमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीज इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, कि वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के संबंध में द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ। बी पॉइंट है द सम्स रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोज्ड टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बी कहता है कि भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ एंड शैल डिस्टिंग्वाइज्ड एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर, की पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय या का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। सब क्लोज 3 कहता है कि द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा कि ए दी एम्प्लॉयमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, ये राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। बी पॉइंट है द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। बी पॉइंट कहता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। सी पॉइंट है डेप्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड्स चार्जेस एंड रिडेम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर relating to the rising of loans and the service and redemption of debt, कि ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। डी पॉइंट है द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस पेएबल टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। दी पेंशंस पेबल टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन। थर्ड पॉइंट है दी पेंशंस पेबल टू और इन रेस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट विच एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू any areas included in the territory of India or which at any time before the commencement of this constitution exercised jurisdiction in relation to any area included in a governor province of the Dominion of India। ये कहता है कि
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है। He pointed the salary allowances and pensions payable to or in respect of the Comptroller and Auditor General of India, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उसके संबंध में संदेय वेतन भत्ते और पेंशन, if any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। ये पॉइंट है। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज्ड, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है कि आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टीमेट्स, संसद के प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। और इसी प्रकार आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, अनुपूरक, अतिरिक्त और या अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 वोट्स ऑन अकाउंट्स, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपेंशनल ग्रांट्स, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 117 स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल, विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, प्रक्रिया के नियम। एंड 119 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। और 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ये क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग आर्टिकल 20 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17 but subject to the provisions of Article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English, provided that the chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People or person acting as such as the case may be may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the house in his mother tongue, कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के बंदों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। आर्टिकल 120 का सप्लोस टू unless parliament by law otherwise provides, this article shall after the expiration of a period of 15 years from the commencement of this constitution have effect as if the words or in English were omitted therefrom, कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। आर्टिकल 121 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 122 कोर्ट्स नोट टू इंक्वायर into proceedings of parliament, most important आर्टिकल 122 कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। कोर्ट्स नोट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना।
तो लास्ट है ये 122, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कि सब क्लोज 1 कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी एलिग्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर, कि संसद की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 122 का सब क्लोज 2, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन होम पावर्स आर वेस्टेड by or under this constitution for regulating procedure or the conduct of business or for maintaining order in parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers। संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियाँ निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के अधिकारता के अधीन नहीं होगा। आज ये आपका चैप्टर मनी बिल ये ख़त्म हो गया है और आज आपकी क्लास समाप्त होती है। और आपसे अपील है कि घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। ओके।